हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं डे 15। जी हाँ, जनरल स्टडीज़ का 15वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। आप जानते हैं जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो इसका जो जीएस वाला पोर्शन है वो मैं आपका तैयार करा रहा हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि जो ये जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर आपका होने वाला है, लेक्चरर का पेपर होने वाला है, इसमें जो कैंडिडेट पास करेंगे प्री को, वो 15 गुना कैंडिडेटों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपके जीएस का रोल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए जीएस को स्मार्टली तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने जो रणनीति बनाई है, जिसकी वजह से आप लोगों को मैं पर डे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और कुछ जो है आगे मेरा प्लान है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ऐसा कर ले गए तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाए, चूँकि मेरा जो प्लान है, ये वीडियोज़ मैं शाम को 6 बजे देता हूँ, और शाम को 6 बजे के दौरान आप कहीं खाना बना रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, उसके साथ में इस वीडियो को आप सुन सकते हैं, यानी आपका समय बचेगा। उसके बाद आप वीडियो को देखने के बाद आप जो मैं पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में देता हूं, उस पीडीएफ के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि मैं कैसा पीडीएफ आप लोगों को देता हूं ग्रुप में। साथियों, ये देखें, आपको जो ये मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पीडीएफ। इसी प्रकार की पीडीएफ मैं आपको देता हूं, जिससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। 15, 20, 25 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, और आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लीजिए, आपकी तैयारी पूरी होती चली जाएगी, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने सब्जेक्ट पर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका वही कराएगा। तो आप भी अगर इस पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जी हाँ, यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है जॉन मार्शल, दूसरा है जे.एच. मैके, तीसरा है R.E.M. व्हीलर, और चौथा है ऑरेल स्टाइन। जी हाँ, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है जे.एच. मैके ने। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका सही है। तो इसको जो जे.एच. मैके साहब ने सन 1935 से 36 के दौरान चन्हू दड़ों का उत्खनन कराया था, यानी इन्हीं के निर्देशन में किया गया था। और इसकी जो खोज हुई थी वो किसने किया था? 1931 में N.G. मजूमदार साहब ने किया था। किसने किया था? N.G. मजूमदार साहब ने। यह पूरा स्थल मोहनजोदाड़ो से 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। आप जानते हैं इतिहास है तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं साक्ष्य पर आधारित है, तो वहाँ पर यह एक ऐसा जो है स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं, और यहाँ से झूमर एवं झांकर संस्कृत के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है? तो 4 विकल्प है, नियार्कस, हेरोडोटस, एरिस्टोब्यूलस, मेगास्थनीज। तो यहाँ पर आप बहुत आसान क्वेश्चन है, आप फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है हेरोडोटस को। जी हाँ, आप जानते हैं हेरोडोटस यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का प्रथम इतिहासकार था एवं भूगोलवेत्ता भी थे यहीं। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया तथा वास्तविक इतिहास लेखन की इन्होंने ही नींव रखा था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इस जो है इतिहास का जन्मदाता, ये फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसकी नाम क्या थे? हिस्टोरिका। क्या नाम थे? हिस्टोरिका। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण लिखे। अब संस्करण का मतलब होता है भैया बायोग्राफी, यानी अपने बारे में लिखना। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह आपको बताना है, वह है आपका डी, यानी फिरोज तुगलक। जी हाँ, सल्तनत काल में दिल्ली के एकमात्र सुल्तान कौन? फिरोज शाह ने अपने आत्मकथा लिखे, और उसका नाम क्या था? फुतुहाते फिरोज शाही। क्या नाम था? फुतुहाते फिरोज शाही था। ठीक है, मुगल काल में 2 बादशाह हों, चाहे बाबर हो और जहांगीर, बाबर और जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने लिखा था तुजुक ए बाबरी एवं तुजुक ए जहांगीरी। किसने लिखा था? जहांगीर ने। ठीक है, तो ये उनकी आत्मकथाएं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो यहाँ पर ये पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, यानी किसके साथ हस्ताक्षर किया था, किसके साथ समझौता हुआ था? पहला है जय सिंह, दूसरा है जसवंत सिंह, तीसरा है शाइस्ता खां, और चौथा है अफजल खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको जरूर
जरूर जानें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होता है वह है आपका ए, जी हाँ, जय सिंह। यानी जो मुगल सेना नायक था जय सिंह, उसी के साथ में इन्होंने पुरंदर की संधि का जो है संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह युद्ध जो है जून 1665 में मराठों की तरफ से शिवाजी और मुगलों की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें कुछ थी, आप जान लेते हैं। पहला है, शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दे दिए और 12 किले अपने अधिकार में रखे। दूसरा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। क्या दिया गया? 5000 का मनसब दिया गया। ठीक है, शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन किया। क्या वचन दिया? कि बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मैं आपकी यानी मुगल सम्राटों की सहायता करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था? जी हाँ, 4 विकल्प है, शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा और रोशन आरा। तो इसमें 4 विकल्प हैं और इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। तो सही है जहां आरा। जी हाँ, जहां आरा कौन थी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। यह जो है सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी और औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? 4 विकल्प हैं, आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू। बहुत बार पूछा गया भैया, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को चूज किया जाता है, सबको नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो है इसमें जो सही विकल्प है वह है गोविंद बल्लभ पंत। जी हाँ, तो 9 अगस्त 1925 यानी 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन का नाम ध्यान रखिएगा, 8 डाउन था, पर डकैती डालकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन के क्रांतिकारियों द्वारा खजाने को लूट लिया गया। जी हाँ, सरकार ने षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को, कितने? 29 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस पकड़ने में असफल रही। ठीक है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया। ठीक है, और जिसके अन्य सदस्य कुछ इस जो समिति का गठन किया गया था, इसके कुछ अन्य सदस्य जैसे चंद्रभानु गुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन और कृपा शंकर हेजला प्रमुख थे। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? 4 विकल्प है, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। तो इसका जो सही विकल्प है वह है नागपुर अधिवेशन। जी हाँ, कांग्रेस ने 1920 यानी 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषणा किया था। कांग्रेस ने 1927 यानी 1927 के मद्रास अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है पहला है खंड 1, दूसरा है खंड 2, तीसरा है खंड 3 और खंड 4। तो इसका जो सही विकल्प है वह है क्या? खंड 4। जी हाँ, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के खंड 4 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे? वहीं आपको बताना है कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 4 विकल्प हैं, केवल 6 माह के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी। जी हाँ, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 352 के में निहित कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा में जो है अगर खतरे का संकेत हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति
राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? अगर कोई इस प्रकार का खतरा हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप से राष्ट्रपति को संस्तुति करने के लिए देता है तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में या उसके राज्य क्षेत्र में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दोनों वित्तीय आपात 360 के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत और जो ये मतलब आपातकाल की स्थिति 352 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके तहत लोकसभा के 5 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये विकल्प है 15, 20, 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वह है जी हाँ 2, 20। जी हाँ, तो लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल चूंकि हमारे लोकसभा में इस तरीके का प्रावधान बनाया गया, जो हमारे लोकसभा के सदस्यों की संख्या है अधिकतम 550 हो सकती है, जिसमें 330 जो है अन्य प्रदेशों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। हालांकि वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य जो है संघीय क्षेत्र से अभी हैं वर्तमान समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा का जो है विशेषता बताई गई है, जैसे कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, अंशतः कठोर है यानी थोड़ा कठोर है थोड़ा लचीला है। तो इसका जो सही विकल्प है वह क्या है? ना ही कठोर है ना ही लचीला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान जो है निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख देशों के संविधान का गहन अध्ययन करके भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान ने उक्त दोनों के गुणों को समाहित किया है कि ना तो बहुत कठोर है और ना ही तो बहुत सरल है। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से आप संशोधन भी नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं है कि आप इसका संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? 4 विकल्प है, लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है क्या? राजघाट बांध। ठीक है, राजघाट जो बांध है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कभी यह पूछा जा सकता है भैया यह क्या है? संयुक्त परियोजना किसका? यूपी और एमपी का। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में एवं रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी नदी पर, किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक है, अवस्थित है। ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने माता टीला बांध और जो है रानी लक्ष्मी बांध कहाँ पर, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर ही है। तो इसको आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिलान वाला क्वेश्चन है। तो पहला है प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों से में पाई जाती है। दूसरा है अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, तीसरा है धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। इसका सही विकल्प क्या है? आप देखिए यहाँ पर केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी। जी हाँ, इसका सही विकल्प क्या है? डी। जी हाँ, यानी तो केवल 2 है, अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना संयंत्रों में देश के 98% कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, गोंडवाना में, ठीक है, 98% कोयले की प्राप्ति होती है। और वहीं अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, ये जो भी यहाँ पर बताया गया है कि अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो पेट्रोलियम के लिए नहीं बल्कि खनिज बेल्ट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज बेल्ट के लिए। इस प्रकार यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होता है, यानी 2। ठीक है, यही अभ्रक एकमात्र सही, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर संस्थान दिया गया, यहाँ पर अवस्थिति दिया गया, यहाँ पर संस्थान, यहाँ पर अवस्थिति। तो भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है
और भारतीय गंगा अनुसंधान लखनऊ में है और राष्ट्रीय जैविक खेती मेरठ में है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं कई बार इसका जिक्र भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही, यानी चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय जैविक खेती जो है वो गाजियाबाद में है। बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो पहला विकल्प है सीरिया, दूसरा टर्की, तीसरा जॉर्जिया, चौथा बुल्गारिया। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है सीरिया। जी हाँ, काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में कौन है? बुल्गारिया है। और कौन है? रोमानिया है। सॉरी, बुल्गारिया और रोमानिया है। और उत्तर पूर्व में कौन है? रूस और यूक्रेन, जो अभी इस समय कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ठीक है, दक्षिण में कौन है? तुर्की है, टर्की जिसे बोला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेशस की पर्वत मालाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किससे? ठीक है, जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, इसमें कितना प्रदूषण है, कौन चीज़ बताता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी। जी हाँ, नदी के जल के प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो जल प्रदूषण कम होगा। ठीक है, क्या होगा? कम होगा। इसके विपरीत यदि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जल प्रदूषण अधिक होगा। ध्यान से समझिएगा, जल प्रदूषण की मात्रा को BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। किसके माध्यम से? BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प है, फोटो सेल, पानी, सौर सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला ही विकल्प आपका सही है, फोटो सेल। जी हाँ, फोटो सेल। फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है और स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों पर निगरानी रखकर आग की अवांछनीय मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, अब किसका किसका मिश्रण है आपको बताना है। तांबा एवं यूरेनियम का, तांबा एवं मैग्नीशियम का, तांबे और जस्ते की, तांबे और टिन की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है सी। जी हाँ, सी विकल्प सही है, तांबा और जस्ते का। जी हाँ, सामान्यतः जो मिश्र जिनको बोला जाता है इसका मतलब है उसमें किसी न किसी चीज़ का मिश्रण है। तो यहाँ पर पीतल जो है एक मिश्र धातु है और इसमें तांबा और जस्ते किसका मिश्रण है? तांबा यानी कॉपर 70% और जस्ता यानी का जो है 30% मिश्रण है। पीतल का उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसके किसके रूप में? पीतल का उपयोग तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में, बर्तन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो आप इसमें आपको बताना है 0, 15 ग्राम, 25 ग्राम और कितना? 50 ग्राम। कितनी कैलोरी मिलती है जो भी है, आप जैसे भी मापन नापें। तो यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं पानी पीने से कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन सही? 0। जी हाँ, जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, इटाई रोग। यह एक प्रकार का रोग है, किसके दीर्घकालिक विषाक्तता से होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला है पारद, दूसरा है निकेल, तीसरा है कैडमियम और चौथा है सीसा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है कैडमियम। जी हाँ, सी विकल्प सही है। इटाई बीमारी कैडमियम प्रदूषण से होती है। ठीक है, यदि कैडमियम किसी प्रकार से शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक पहुंच जाए तो यह बीमारी हो जाती है। ठीक है, यह अस्थियों तथा जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। किसकी? अस्थियों और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी है। इसके अलावा इस तत्व की अधिकता से लीवर एवं फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, संचार उपग्रह। ठीक है, क्या है इसको आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है। अपने चाल से ही भ्रमण करते हैं। ठीक है, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, भू स्थिर रहते हैं। ठीक है, यानी संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है, दूर संचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक
कृत्रिम उपग्रह है। क्या है ये? यह एक प्रकार का जो संचार उपग्रह है, यह एक कृत्रिम उपग्रह है, नकली उपग्रह है। ठीक है, इसकी चाल पृथ्वी के परिभ्रमण चाल के बराबर अर्थात 24 घंटे में अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा कर लेती है। ठीक है, संचार उपग्रह के इसी चाल और पृथ्वी की चाल एक समान होने के कारण ही यह सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। ठीक है, इसी कारण इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है WWW यानी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? ठीक है, 4 विकल्प है, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, रॉबर्ट टेननबाम, टिम बर्नर्स ली। जी हाँ, तो इसका विकल्प आपको बताना है। इसका जो सही विकल्प है वह है डी। जी हाँ, टिम बर्नर्स ली। तो इसके सही जो है विकल्प है वो टी बर्नर्स ली है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी यानी WWW का आविष्कार 1989 में इन्हीं ने किया था। ठीक है, इससे वेब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेब के नाम से। यह सर्वर पर वेबसाइटों या वेब पेजों का संग्रह है। ठीक है, यह हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तथा URL के माध्यम से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? 4 यहाँ पर संस्थाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था बताना है। ठीक है, पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तीसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। जी हाँ, यहाँ पर सही विकल्प है बी। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको शॉर्ट में IFCI कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था औद्योगिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह भारत का पहला विकास वित्त संस्थान था जिसका उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? ठीक है, एक ऋण बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना, ऋण बैंक प्रणाली और अग्रणी विभक्त प्रणाली। तो LBS आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही है LBS का फुल फॉर्म थोड़ा सा जान लीजिए, लीड बैंकिंग स्कीम। क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम। ये इसका जो सही विकल्प है वह है बी यानी लीड माने आप जानते हैं अग्रणी, और बैंकिंग स्कीम यानी बैंकिंग योजना। शॉर्ट फॉर्म से ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। 1969 में लीड बैंकिंग योजना यानी LBS रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 49% से बढ़ाकर कितने % करने का प्रस्ताव है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 विकल्प हैं, 51%, 74%, 100%, 76%। तो समझना है बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 49% से बढ़ाकर कितने % करने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये जो सही विकल्प है इसका है 74%। जी हाँ, क्या है? 74% यानी बी सही है। तो संसद ने बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। क्या है? जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 74% कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव यानी तत्व क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था, कृषि यंत्र और अधिक उपज वाले बीज।
तो 4 विकल्प है, चौथा इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए अधिक उपज वाले बीज जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, भारत में जो हरित क्रांति का सर्वाधिक मुख्य अवयव यानी है अधिक उपज वाले बीज हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक इनको तैयार किया गया है किसके द्वारा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आई और भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता किसको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से 5 फसलों तक सीमित रहा। पहला कौन, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। आप जानते हैं यही जो है लोगों की वास्तविक नीड होती है, इन्हीं से भोजन प्राप्त होता है। और हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर ज़्यादा पड़ा तथा यह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों तक ही ज़्यादा सीमित रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2018 यानी 2018 में विश्व में नगरीकरण का स्तर कुल जनसंख्या में नगरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो आपको ये बताना है। पहला है 48%, 51%, 55%, 58%। तो इसका जो सही विकल्प है वही आपको बताना है, यहाँ पर है सी यानी 55%। जी हाँ, फिर 2018 में विश्व में नगरीकरण का स्तर यानी कुल जनसंख्या में नगरीकरण का जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, तो वो कितना परसेंट है, 55%। ठीक है, कितना है, 55%। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो कि लखनऊ में बताया गया है, ट्रोनिका सिटी नोएडा में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर, उन्नाव में। यहाँ पर कानपुर देहात है। ठीक है, तो इसका कौन सही सुमेलित नहीं, भैया देखो जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि सुमेलित नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जो आपका बी विकल्प है वही सही सुमेलित नहीं है। कौन, ट्रोनिका सिटी। ट्रोनिका सिटी जो है कहाँ पर है, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में है। ठीक है, कहाँ है, गाजियाबाद में, ध्यान से समझिएगा। और बाकी तीनों विकल्प आपके सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। हालांकि हमारे भारत देश में ज़्यादातर मेलों में हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, लेकिन स्पेशली इसी चीज़ के लिए कौन से मेले की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर मेला है, विकल्प है 4, नौचंदी का मेला, बाबरों बाबा का मेला, फूल डोल का मेला और बटेश्वर का मेला। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है नौचंदी का मेला। जी हाँ, मेरठ में यह है, मेरठ ज़िले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है और इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की बराबर सहभागिता होती है। मिलकर इसको बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही था कि आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाना। और इस मेले की शुरुआत 1672 में जो है 1672 से मनाया जाता है। कब, 1672 से, बहुत पुराना है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ये जो फूल डोल का मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान के भीलवाड़ा में। और बटेश्वर का मेला कहाँ, आगरा में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। व्यामिका नामक जो है भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया। 4 विकल्प हैं, इसरो, सीडैक जो कि पुणे में है, TRFR और DRDO। तो इसका सही विकल्प है क्या, इसरो। जी हाँ, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जो है जनवरी 2020 में इसका विकास किया गया, इस रोबोट का। इस रोबोट का विकास इसरो ने मानव युक्त मिशन गगनयान के लिए किया था। ठीक है, यह एक अर्ध मानवीय रोबोट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं कल। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जो भी अभी तक 14 प्रैक्टिस सेट और कराए गए हैं उनको आप ज़रूर देखें, अपनी जो है PDF के माध्यम से रिवीजन करें और अपनी तैयारी को इन्हेंस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।